नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र सर आज आपके सामने कक्षा 12th की इतिहास की किताब के अंदर लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यानी कि आज मैं आपके सामने कक्षा 12th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इतिहास की किताब के अंदर लेसन नंबर 2 है और पाठ का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। छात्रों, ये लेसन कक्षा 12th के स्टूडेंट के लिए और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लेसन है और ज़्यादातर परीक्षा के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेसन में से प्रश्न पुटअप होते हैं। तो आज के लिए लेसन महत्वपूर्ण है। ये हमारा लेसन 2 का पार्ट फर्स्ट है। तो हम शुरुआत करते हैं लेसन 2 की। तो लेसन 2 में आपके जो पहला वंश आता है हमारे, वो है मौर्य साम्राज्य। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। यानी कि लेसन 2 के अंदर हमारे लिखा है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यानी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो उस इतिहास के अंदर हमारे जो स्वर्णिम पृष्ठ की शुरुआत होती है, यानी भारतीय इतिहास की जो स्वर्णिम पृष्ठ की शुरुआत होती है स्वर्ण पृष्ठों में, वो होती है मौर्य साम्राज्य से। तो मौर्य साम्राज्य भारत के अंदर यानी कि 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक स्थापित था। यानी 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक जो साम्राज्य स्थापित था भारत में, वो था मौर्य साम्राज्य। इस मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो भारत में महत्वपूर्ण स्रोत हैं, स्रोत का मतलब होता है कि जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है किसी भी वंश की, तो वो स्रोत आपके हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव का कथा सरित सागर, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, वेरी मोस्ट है ये, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। और भारत के अंदर चीनी यात्री आए थे जो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे और शिक्षा ग्रहण करने आए थे भारत के अंदर बौद्ध धर्म की। तो फाइयान, हवेनसांग और इत्सिंग, इन तीनों के माध्यम से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दीप वंश व महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, इनके माध्यम से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यूनानी यात्री आए थे भारत के अंदर, प्लूटार्क, स्ट्रम्बो, जस्टिन, इन तीनों के माध्यम से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इन्होंने अपने जो भी यानी कि रचनाएं की है उसमें मौर्य वंश के बारे में यानी कि विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और लास्ट में अशोक के अभिलेख, यानी अशोक द्वारा जो लिखे गए अभिलेख है, इन सभी स्रोतों के माध्यम से हमें मौर्य वंश की पूर्णतः जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करनी है तो हम इन सभी स्रोतों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ज़्यादातर परीक्षा के दौरान इन स्रोत के बारे में पूछा जाता है। जैसे मान लो पूछ लिया अर्थशास्त्र रचना किसने की, तो कौटिल्य ने, या कौटिल्य की रचना कौन सी है, अर्थशास्त्र है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, विशाख दत्त ने। तो ये वेरी मोस्ट भी है ये सारे पॉइंट्स। अब आता है हमारा पहला जो मौर्य आता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का जो पहला शासक था महान, वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय अवधि थी भारत में 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इसके बारे में क्या पॉइंट्स हमारे, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि विष्णुगुप्त और चाणक्य कौटिल्य की सहायता लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था, घनानंद को पराजित किया था और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश संस्थापक कौन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर चंद्रगुप्त का साक्ष्य मिलता है, चंद्रगुप्त का नाम मिलता है, तो वह है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से हमें चंद्रगुप्त की संज्ञा का ज्ञान होता है। इतिहासकाल है प्लूटोर्क। इस प्लूटोर्क का एक कोटेशन आता है क्या कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। यानी कि चंद्रगुप्त की सेना ने क्या किया, 6 लाख की सेना लेकर, यानी चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये कौन कह रहा है, प्लूटोर्क कह रहा है, इतिहासकार है, इसका एक कोटेशन है। फिर आता है 305 ईसा पूर्व की घटना। क्या घटना थी, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस, यानी मैसिडोनिया का शासक था ये, मैसिडोनिया का शासक था ये, कौन, सेल्यूकस को पराजित किया और दोनों के मध्य संधि हुई थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध के दौरान हार होती है, सेल्यूकस की जीत होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। सेल्यूकस किसका आपके उत्तराधिकारी था, सिकंदर का उत्तराधिकारी था भारत के अंदर, यानी सिकंदर सेल्यूकस से पहले था। सिकंदर ने भारत पर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया सेल्यूकस को। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है 305 में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है, सेल्यूकस की हार होती है। इस हार के दौरान इन दोनों के मध्य एक संधि होती है। उस संधि के दौरान क्या शर्तें रखी जाती है, तो वो शर्त है हेलना। ये किसकी पुत्री थी, ये सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया गया। देखो, यानी सेल्यूकस ने क्या कर दिया, अपनी पुत्री हेलना का विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अब विवाह के
होने के बाद में दहेज दिया गया था। तो दहेज में एरिया, अराकोसिया, जडोसिया, यानी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में, देखो उसमें दहेज फेमस था, यानी उसमें भी दहेज चलता था विवाह के दौरान, यानी कि सेल्यूकस ने दहेज दिया किसको? चंद्रगुप्त को। क्या दिया? एरिया, अराकोसिया, जेडोसिया, पेरिपेमिसडाई क्षेत्र मिला। पेरिपेमिसडाई क्षेत्र, ये नहीं कि ये चारों क्षेत्र किसने दिए थे? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए दहेज के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लूटोर क्या कहता है? प्लूटो कहता है कि यानी कि 500 हाथी उपहार में दिए सेल्यूकस को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हाथी दिए थे? 500 हाथी दिए किसको? सेल्यूकस को। ये कौन कह रहा है? प्लूटोर कह रहा है। यानी दहेज के रूप में तो यानी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दे दिए, लेकिन अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? 500 हाथी उपहार दिए सेल्यूकस को। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। देखो यानी सेल्यूकस ने किसको भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? मेगस्थनीज। यानी मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का था। और किसके दरबार भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इस मेगस्थनीज ने एक रचना की थी। मेगस्थनीज ने इंडिका किताब लिखी। देखो ये रचना है इसकी, इंडिका, वेरी फेमस किताब है, ये महत्वपूर्ण किताब है। किसकी लिखी गई है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी। तो ये था हमारा यानी कि मेगस्थनीज की रचना का नाम। अब आता है एनामूर और मुन्ना नूरू। ये दो आपके ग्रंथ हैं। कौन से? तमिल ग्रंथ हैं। एनामूर और मुन्ना नूरू क्या है? तमिल ग्रंथ है। ये दक्षिण भारत के 2 ग्रंथ है। ये इसमें वर्णन किसका मिलता है? चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत के विजय का जानकारी मिलती है। देखो यानी कि इन एनामूर और मुन्ना नूरू के माध्यम से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत में जो विजय की गई थी ना, उसकी जानकारी हमें इन 2 ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। फिर आता है भद्रबाहु। भद्रबाहु ये इसका जो संप्रदाय था वो था दिगंबर संप्रदाय। भद्रबाहु था दिगंबर संप्रदाय का था। क्या लिखा है इसमें? इस जैन मुनि से दीक्षा लेकर, दीक्षा यानी कि शिक्षा, दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला यानी कि मैसूर कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व उपवास संथारा के द्वारा प्राण त्याग दिए। देखो यानी कि भद्रबाहु से शिक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? श्रवणबेलगोला जो कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में उपवास करके यानी कि संथारा विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। तो इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 298 में। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर नेक्स्ट आता है हमारे शासक बिंदुसार मौर्य। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका पुत्र आता है बिंदुसार मौर्य। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसने भारत में राज किया था। यानी कि भारत के अंदर इसकी समयावधि क्या थी? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पिता थे किसके? बिंदुसार के। यूनानी लेखक इसे कहते हैं अमित्रो चेर्स कहते हैं। देखो यानी यूनान के जो लेखक है वो बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रो चेर्स। वेरी मोस्ट है ये, पूछ सकते हैं आपको अमित्रो चेर्स किससे कहा गया है? तो बिंदुसार को। और अमित्रो चेर्स बिंदुसार को किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। फ्लीट क्या कहता है? फ्लीट ये कहता है अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला। यानी कि फ्लीट बिंदुसार को क्या कहता है? अमित्रघात। अमित्रघात इसका अर्थात शब्द अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का वध करने वाला। फिर आता है दिव्यवदान। क्या आता है? दिव्यवदान। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। देखो यानी दिव्यवदान के अनुसार, अब दिव्यवदान ये कहता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र अशोक को और फिर सुसीम को भेजा। देखो यानी कि जो दिव्यवदान ये कहता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे ना, उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजता है? अपने पुत्र अशोक को और फिर भेजता है सुसीम को। वेरी मोस्ट है ये, सबसे पहले किसको भेजा? अशोक को और फिर भेजता है सुसीम को। नेक्स्ट आता है डाइमैक्स। डाइमैक्स स्ट्रम्बो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स राजदूत को भेजता है। देखो यानी स्ट्रम्बो ये कहता है कि यूनानी शासक कौन? एंटियोकस प्रथम। यानी कि एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा? डाइमैक्स को भेजा। तो डाइमैक्स राजदूत था किसका? एंटियोकस प्रथम का। और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर आता है डायोनिसस। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टालमी सेकंड ने डायोनिसस राजदूत को भेजा था। यानी कि डायोनिसस किसका राजदूत था? फिलाडेल्फस यानी कि टालमी सेकंड का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था डायोनिसस। नेक्स्ट शासक आता है अशोक। नेक्स्ट शासक कौन है? अशोक। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य,
फिर था बिंदुसार, तीसरा शासक आता है अशोक। इसकी समयावधि थी भारत में 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। इसके पिता का नाम था बिंदुसार। इनका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व और राज्यारोहण हुआ था 273 ईसा पूर्व। अशोक का उपनाम क्या था? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी ये उपनाम थे किसके? अशोक के। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधि किसकी थी? अशोक की थी। अशोक नाम किस अभिलेख मिलते हैं, यानी ऐसे कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम अशोक मिलते हैं? तो मास्की व गुजरा ऐसे दो अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम अशोक मिलते हैं। और राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर व खोतान पर अधिकार किया किसने? अशोक ने। यानी राज्याभिषेक कब हुआ था? ये रहा 269 ईसा पूर्व, 7वें वर्ष, यानी कि 269 में 7 माइनस करेंगे तो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर व खोतान पर अधिकार किया था अशोक ने। नेक्स्ट आता है नगर बसाई, यानी अशोक ने कौन कौन से नगर बसाए थे? तो कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर को स्थापना की तथा नेपाल में ललित पाटन नगर बसाया, यानी कि 2 नगर बसाए थे उसने, एक तो श्रीनगर, एक ललित पाटन नगर। श्रीनगर भारत में है, ललित पाटन कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। फिर आता है विदेश नीति, अशोक की विदेश नीति। इसने तत्कालीन सम्राटों के प्रति कूटनीतिक संबंध बनाए, संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। सहिष्णुता मतलब सभी का सम्मान करना, किसी एक धर्म को महत्व न देकर सभी धर्मों को सम्मान करना। सभी धर्मों का सम्मान महत्व पर बल दिया तथा एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि का अनुसरण करते हुए संपूर्ण भारत का क्या किया? एकीकरण किया। देखो, यानी भारत के एकीकरण करने का श्रेय जाता है किसको? अशोक को। इसने एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि का क्या क्या अनुसरण किया था। नेक्स्ट दोस्तों कलिंग युद्ध, 261 ईसा पूर्व, यानी कि 8वां वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग उड़ीसा के अंदर है। कलिंग युद्ध के दौरान 1 लाख लोग मारे गए थे। देखो, यानी कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग उड़ीसा के अंदर है। इस युद्ध के दौरान 1 लाख लोग मारे गए थे। इस भीषण नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने भविष्य में युद्ध त्याग की घोषणा की। देखो, यानी कहने मतलब है 1 लाख जो लोग मारे गए थे, उन मरे हुए लोगों को देखकर अशोक ने क्या किया? यानी कि अपना हृदय परिवर्तन किया। यानी कि जो उसकी नीति थी युद्ध की, उस युद्ध की नीति को उसने क्या कर दिया? हमेशा के लिए त्याग दिया और भेरी दोष के स्थान पर धम दोष की इस नीति को अपनाया। भेरी दोष का मतलब होता है साम्राज्य विस्तार करना, युद्ध की नीति। इस नीति को उसने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि 1 लाख लोग जो मारे गए थे उनको देखकर। किस युद्ध में? कलिंग युद्ध में। और नीति कौन सी अपना ली? धम दोष, यानी धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार करना। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसाली थी। फिर आता है अशोक के उत्तराधिकारी, यानी अशोक के बाद शासक कौन थे? जालोक, कुणाल, दशरथ, संपत्ति, शालिशुक और देवमन आदि सारे अशोक के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। यानी अशोक के बाद में सारे शासक बने थे। वृहदत्त मौर्य, वृहदत्त मौर्य अंतिम मौर्य शासक। इसके सेनापति पुष्यमित्र ने इसकी हत्या कर शुक वंश की नींव रखी। यानी कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वृहदत्त था। अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त था। इसकी हत्या किसने की थी? इसी के सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुक था। इसने इसकी हत्या कर दी और शुक वंश की नींव रख दी थी। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हम इस लेसन का बचाव भाग आगे के वीडियो में हम करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।